आपके लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं LCR सर्किट्स। अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा LCR सर्किट के जो इफ़ेक्ट हैं, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, या इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए और उसको कैसे डिटेल में जाना जाए, उसके बारे में हम जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो आप इसे देखिएगा, समझिएगा और अपने परीक्षाओं में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका उपयोग कीजिएगा। और देखते हैं LCR सर्किट। फंडामेंटल ऑफ AC कॉन्सेप्ट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग AC सर्किट के अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा इजिकल टू होती है 2 पाई f एंड बिहेवियर ऑफ पैसिव कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखते हैं, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्योर AC कंपोनेंट। जब एक एक पार्ट को हम अलग अलग से देख लेंगे, फिर इनको कंबाइन करने में बड़ा इजी रहेगा। तो हम देते हैं पहले प्योर रेजिस्टेंस। यदि किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में, किसी सर्किट के अंदर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R और करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, तो इस कंडीशन में जब सर्किट में अकेला केवल रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसमें VR की दिशा और I की दिशा सेम होती है। यानी इसके बीच में जो फेज एंगल होता है, जो ओमेगा t की वैल्यू होती है, वो होती है 0। यानी फेज एंगल यहाँ 0 होता है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी E इजिकल टू E0 साइन ओमेगा t। अब आते हैं प्योर इंडक्टेंस के अंदर। और प्योर इंडक्टेंस सर्किट के अंदर एक इस तरह से इंडक्टेंस कॉइल लगी होगी और यहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी, ये L है। तो प्योर इंडक्टेंस L के लिए ये सर्किट बनेगा जिसमें वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन है और ये वोल्टेज की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री से वो लीड करती है, यानी आगे बढ़ती है। ठीक है। इसके लिए रेजिस्टिविटी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है XL इजिकल टू ओमेगा L, जहाँ 2 पाई f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टेंस है हेनरी में इंडक्टर का। अब आते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट। और प्योर कैपेसिटर सर्किट में इस तरह से हम बना सकते हैं इस सर्किट को। ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से हमारी अल्टरनेटिंग करंट इसमें सप्लाई हो रही है, ये कैपेसिटर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन प्योर कैपेसिटेंस C वोल्टेज VC, यहाँ पर दो चीज़ होंगी, यहाँ तो वोल्टेज है और इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो इसके बीच में जो फेज एंगल होता है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होती है I और ये इससे लैग करता है यानी पिछड़ता है, और ये है VC की डायरेक्शन। तो ये तीनों को भी हमने देखा। जब प्योर रेजिस्टेंस होती है तो इसमें जो मेन याद रखने की है, तो करंट और वोल्टेज की दिशा एक होती है। जब प्योर इंडक्टेंस आ जाता है तब क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करती है, यानी आगे बढ़ती है। और जब प्योर कैपेसिटर लगा होता है तो करंट से जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री लैग करती है, यानी पिछड़ती है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। यदि ये याद रहेगा और इसके बेस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक सर्किट के अंदर दो चीज़ें लगी हुई हैं, एक तो इंडक्टेंस कॉइल लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ से AC वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है। इन LCR सर्किट इंडक्शन वोल्टेज, अब इंडक्टेंस वोल्टेज क्या होगा, चूँकि इसको याद रखने का एक फार्मूला ये भी आप याद रख सकते हैं कि चूँकि ये स्प्रिंग टाइप का है, नहीं इस टाइप का है, और आप समझ ले, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इसको यदि दबा दें और छोड़ें तो स्प्रिंग क्या करेगी, उछलेगी ना, जंप करेगी। तो जंप करेगी का मतलब लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ पर इंडक्टेंस लगा हुआ था तो ये क्या कर रही थी, उछल रही थी, यानी 90 डिग्री करंट से ये वोल्टेज लीड कर रहा था।
तो वही चीज़ यहाँ पर याद रखने के लिए मैंने बताया है ये स्प्रिंग का एग्जाम्पल। तो लीड करेगी तो इसका, और रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में वो जैसी है वैसी ही रहेगी, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेंगे। तो यहाँ पर इसका ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये रेजिस्टेंस के लिए है, रेजिस्टेंस में VR और IR यानी वोल्टेज इन रेजिस्टेंस और वोल्टेज इन करंट सेम फेज में है, तो इसके लिए ये डायरेक्शन बन गई। परंतु इसी करंट से जब ये कैपेसिटर जुड़ा हो, ये इंडक्टेंस कॉइल L जुड़ी होती है, तो L में क्या करता है, L में स्प्रिंग है तो आगे लीड कर जाएगी। तो करंट से वोल्टेज इंडक्टेंस का लीड करता है, आगे बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो इन LCR सर्किट इंडक्टेंस वोल्टेज VL लीड्स माने आगे बढ़ता है, करंट से 90 डिग्री आगे बढ़ जाता है। वाइल द रजिस्टर वोल्टेज VR इज इन फेज विथ I, यानी VR और I दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पर इस सर्किट की अब हमें टोटल EMF निकालना है। तो देख लिए, इसके लिए हम सिंपल सा वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए डैश डैश से मैं लाइन बना रहा हूँ, एक ये लाइन बन गई, और तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, ये हो जाएगा VL की डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट है R, ये डायरेक्शन है VR की। तो E टोटल, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट, ये हैगा पर बेस और ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो इसमें रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 है। तो यहाँ पर E स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर V की जगह IR स्क्वायर कर दिया, I स्क्वायर R स्क्वायर कर दिया, VL की जगह XL इंटू I स्क्वायर कर दिया। यहाँ से I को कॉमन ले लिया गया और ये हमारा फार्मूला बन गया। I स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये हमारा टोटल E आ गया। E बाई स्टेप करंट I एंड इम्पीडेंस, यदि हम करंट की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये ऊपर रहेगा और ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो ये I स्क्वायर की वैल्यू थी, इसका रूट लिया I का, तो ये आ गया I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट X स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर को बोलते हैं Z यानी इम्पीडेंस। तो यहाँ पर इसकी जगह रख दिया और ये हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन Z। और यहाँ पर यदि tan फाई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये वाला VL, ये तो आ गया VL, और बेस है VR यानी ये, तो VL अपॉन VR। ठीक, तो यहाँ पर V की वैल्यू रखने पर I कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा XL अपॉन R स्क्वायर। इन फार्मूलों की सहायता से हम LCR सर्किट में L और C जब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कॉइल सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसका वोल्टेज, उसका हम करंट और इम्पीडेंस निकाल सकते हैं और उसका फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। यदि आप ITI पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, या फिर आप BTech कर रहे हैं, या CBSE या ICSE या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब
हम आते हैं अगले सर्किट की ओर। इसके अंदर है सी और आर, यानी सीरीज में जुड़े हैं कैपेसिटर जुड़ा है तो ये हो गया एक्सएल, और रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो ये हो गया आर। जब रेजिस्टेंस और ये एक एसी अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ते हैं तो ये सर्किट बनता है। क्योंकि हमने अभी पिछली बार बताया था, अभी जस्ट मूवमेंट बिफोर, स्प्रिंग होती है तो जंप होता है। अब इसको आप याद रखने के लिए मान के चलिए, सिर्फ मानना है, एज्यूम करना है कि ये कैपेसिटर है, ये गड्ढा है। गड्ढा है मीन्स इस गड्ढे के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ को डालेंगे तो नीचे गिरेगी, यानी पिछड़ जाएगी, माइनस में जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस लगा होता है प्योर, तो रेजिस्टेंस के अंदर वी आर और आई आर एक ही दिशा में होते हैं और फेज एंगल 0 होता है। तो ये वी आर और आई आर के लिए ये वाली डायरेक्शन है वी आर के लिए। परंतु कैपेसिटर के अंदर करंट से जो वोल्टेज है यानी वी सी है वो लैग करता है यानी पिछड़ता है ना भाई 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका वेक्टर डायग्राम है। इसे याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ थ्योरी की ओर। इन LCR सर्किट द कैपेसिटर वोल्टेज VC लैग्स बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री, यानी ये VC है, ये करंट की डायरेक्शन है I, इससे ये 90 डिग्री पिछड़ जाता है, लैग्स करता है। तो ये यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द रिजल्टेंट EMF। अब यहाँ पर फिर हमें वेक्टर डायग्राम की हेल्प से रिजल्टेंट यानी परिणामी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर जैसे पिछले उसमें किया था, तो यहाँ से एक डैश लाइन खींचेंगे, ये आ गई। तो चूँकि ये VC है तो ये VC पैरेलल है सर्किट, तो ये VC हो गया और ये VR के लिए है। अब ये ट्रायंगल बन गया अपना O, ये ट्रायंगल ये वाला और ये मिला के एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में हमें फाइंड आउट करना है E0 या E। तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है यानी कर्ण को निकालना है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग E स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस और VC का स्क्वायर। तो ये आ गया ये फार्मूला। क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये अपन जानते ही हैं। तो यहाँ पर VR की जगह आ गया आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, और VC की जगह होगा XC स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। इन दोनों में आई स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद फार्मूला हमारा बन गया आई स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये हमारा E स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से हमें फाइंड आउट कर दी। अब करंट के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ से इस I स्क्वायर को I को यहाँ रखेंगे और डायरेक्ट ही हम फार्मूला में आ जाएगा E स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे अंडर रूट ये वाला आ गया अंडर रूट E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो अंडर रूट E स्क्वायर का आ जाएगा E और ये वाला अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट अप्लाइंग दिस इन अ RC सर्किट या CR सर्किट। इसका जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसे बोलते हैं इम्पीडेंस। जब भी इम्पीडेंस फाइंड आउट करना हो तो यह आएगा आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और इसका जब एंगल ये वाला फेज एंगल निकालते हैं तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा VC अपॉन VR, और ये हमारा फार्मूला आएगा रिजल्ट। V इज इक्वल टू चूँकि IR होता है और यहाँ रखेंगे तो I कॉमन, I कैंसिल हो जाएगा जैसे। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी CR सर्किट यानी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तो करंट की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू और फेज एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और अगली स्लाइड में हम देखते हैं सीरीज में जब L और C लग जाए
अब यहाँ पर क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है और रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ उत्पन्न होती है। अब देखते हैं रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर इंडक्टेंस कॉइल लगी है XC और यहाँ पर कैपेसिटर लगा है C। चूँकि अभी हमने पीछे देखा था, पिछली स्लाइड्स में देखा था, जहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है तो करंट, ये डायरेक्शन है करंट की वेक्टर डायग्राम में। अब जब भी स्प्रिंग लगी होती है तो करंट क्या करती है, जंप करती है, यानी 90 डिग्री जंप करती है और ये आ गया हमारा VL। और कैपेसिटर को हमने माना था गड्ढा है, यानी नीचे की ओर जाती है, तो ये करंट यहाँ पर आ गई नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि VC और VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में ये दोनों बड़ा इक्वल होते हैं, यानी VL इजिकल टू XL इजिकल टू XC होता है। अब आते हैं सर्किट की तरफ। सर्किट से हम आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ देखते हैं इन LC सर्किट VL एंड VC आर ऑलरेडी अपोजिट। यहाँ दिखाया गया ना, अपोजिट हैं एक दूसरे के। कितने अपोजिट हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और फेज से आउट भी हैं। तो रिजल्टेंट E इजिकल टू निकालने के लिए क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इसमें देखो अपोजिट है तो क्या होगा XL माइनस XC। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, यहाँ पर इसको इस तरह से भी यूज करते हैं, XL ये माइनस नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू XC। जो ये आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ नीचे वाली लाइन में, तो ये है अप्रोक्सीमेशन का, यानी दोनों में जो भी बड़ा हो, विच एवर इज लार्जर, इधर XL और XC। तो XL और XC में जो भी बड़ा हो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो इससे निकल आता है हमारा रिजल्टेंट E। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, XL और XC दोनों के बराबर होते हैं, यानी आइडियल कंडीशन में यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इम्पीडेंस आता है 0। रेजोनेंस की कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, XL इजिकल टू जब XC होगा तो ओमेगा L इजिकल टू 1/ωc होगा। ठीक है, इसे देखने के लिए करते हैं हम, इसमें ओमेगा स्क्वायर एक साइड ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू आएगा LC। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ओमेगा इजिकल टू 2πf का होल स्क्वायर इजिकल टू 1/LC। तो यहाँ से f स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 1/2π स्क्वायर इंटू LC। तो यहाँ से f का स्क्वायर रूट लिया यहाँ से, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी हमारी f इजिकल टू 1/2π √LC। इस फार्मूले से हम रेजोनेंस की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा अगला सर्किट है LCR सर्किट डेरिवेशन। यहाँ पर तीनों चीज़ें लगी हुई हैं, ये XC लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस लगी हुई है और यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है, तीनों सीरीज में लगी हुई है और ये अल्टरनेटिंग करंट हमारी सर्किट में जुड़ी हुई है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब हमने पहले भी देखा था, तो VL यहाँ क्या होगा, करंट से 90 डिग्री लीड कर जाएगी और VC इसमें यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये VR की डायरेक्शन है। ठीक है, तीन प्रकार के वोल्टेज हैं, एक तो VR है, ये रेजिस्टेंस में है, ये L में है यानी कॉइल के अंदर है, जंप कर रहा है, और ये VC के अंदर है यानी VC। तो इन सीरीज LCR सर्किट ऑल द 3 LCR are connected in series with peak current value I0 is equal to E0 upon Z। ये फार्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर Z निकालना हो हमें, जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस का फार्मूला का डेरिवेशन से निकलेगा Z इज इक्वल टू √ R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब भी इम्पीडेंस निकालना हो तो इस फार्मूले से हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग
रिएक्शन डेफिनीशन, यदि एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारी इम्पिडेंस इस फॉर्मूले में आ जाएगी इस तरीके से, और इस दिशा में फेस फैक्टर इजिकल टू होगा tan थीटा इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्ससी। तो इन सभी फार्मूलों की सहायता से इन सिंपल डेरिवेशनों को याद रखते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एलसीआई सर्किट में यदि सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ भी इसका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इन रेजोनेंस की कंडीशन में इसका प्रूफ देखते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू दिस। ये नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट। मैक्सिमम करंट कब होगी उसके लिए फार्मूला है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम करंट के लिए। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर दिस एम्प्लाइज टू दिस, और ये आ गया है। और सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा की वैल्यू आएगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यही फार्मूला आ गया जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने इस मेरे चैनल को देखा, लाइक किया, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और मैं इसके अगले टॉपिक में आपके लेके आ रहा हूँ इसी के बाद कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ी हो जाती। इस कारण से इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सीबीएसई में, आईसीएसई में, पॉलिटेक्निक में या बीटेक के जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं लेकर अगली वीडियो में आऊँगा। आपने मेरे चैनल को देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका जीवन मंगलमय हो, आप जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।